Good morning, students. I hope you will be fine. Today I will start chapter number 2 tissue of class 9th second part. मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था टिश्यू जो है इसमें हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। तो मैंने आपको टिश्यू के प्लांट टिश्यू को एक्सप्लेन किया था कि जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, फिर वो कैसे डिवाइड हुए हैं। तो वैसे ही हम इस सेकेंड पार्ट में एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। We have a specialized cell. The contraction and relaxation of these cells cause movement. देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। पहले वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वापस वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड फ्लो एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर. देखो जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है। जो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो मैं एनिमल जो टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, एनिमल टिश्यू को मैं अभी एक्सप्लेन कर लूँ कि कितने टाइप्स के हैं, क्लासीफाई। देखिए एनिमल टिश्यू, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो वैसे एनिमल जो टिश्यू होते हैं आर ऑफ फोर टाइप्स: एपिथेलियल, मस्क्यूलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। फिर जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आर ऑफ फाइव टाइप्स: स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर। ये ग्लैंडुलर एक और हमारा टिश्यू है, और सिलिएटेड। फिर जो हमारा मस्कुलर जो टिश्यू होता है वो थ्री टाइप्स का है: स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक मसल। फिर जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बॉडी को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं वो है एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड। ठीक है। फिर जो हमारा एरियोलर है वो टू टाइप्स का है: टेंडन, लिगामेंट, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। और जो हमारा स्केलेटल होता है वो है कार्टिलेज एंड बोन। जो हमारी बॉडी में फ्लूइड जो है फ्लो करता है वो होता है ब्लड एंड लिम्फ। और जो नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू जो मैसेज लेके जाता है हमारे ब्रेन में। तो वो मैं अभी आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू के मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिथेलियल टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के आउटर जो कवरिंग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपलेस्ट टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो काफ़ी सिंपल टिश्यू होता है। इट इज़ अ कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी। ठीक है। ह्यूमन बींग में या फिर एनिमल की बॉडी में जो सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होती है, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, वो क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस शीट। जो हमारे एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है, मतलब इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें एब्सेंट होता है, और वो एक कंटिन्यूस शीट बना लेते हैं। एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन और कैविटी विद इन द बॉडी। जो एपिथेलियम होता है वो हमारी बॉडी को के काफ़ी सारे ऑर्गन को कवर करता है, कैविटी को भी फिल करने में हेल्प करता है। कैविटी होता है जो स्पेस होता है। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। और जो हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारे क्या होता है, हर एक ऑर्गन का बैरियर होता है। देखो जैसे कि जो हमारे स्टमक की जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जो स्किन होती है, वो क्या करती है, जो इंटेस्टाइन की स्किन होती है, मतलब आउटर जो कवर होता है उसको सेपरेट करता है। ठीक है। तो जो ये आउटर कवरिंग होती है ये हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। हर एक ऑर्गन के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। द स्किन, द lining of mouth, digestive tract, the lining of blood vessels, lungs, alveoli and kidney tubules are all made of epithelial tissue। देखो जो हमारी माउथ की जो आउटर जो कवरिंग होती है, लिनिंग होती है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की जो लिनिंग होती है, ब्लड वेसल्स की, इन सब की जो भी आपको एग्जांपल दिए हैं वो किस चीज़ से बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से। मैंने अभी आपको बताया जो हमारा ऑर्गन का जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू का, जो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। देर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। देखो जो इसमें इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू में। एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट अक्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। देखो अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ को एंटर होना है या फिर वहाँ से जो मटेरियल होता है उसको निकलना है, तो उसको कौन से लेयर से क्रॉस होना पड़ेगा, एपिथेलियम।
क्योंकि जो आउटर कवरिंग होती है वो एपिथेलियल की होती है. As a result, the permeability of the cell of different epithelia play a significant role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment. तो जो हमारा एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो एक परमिएबिलिटी का वर्क करता है, क्योंकि जो मटेरियल वगैरह का उसका एक्सचेंज होता है हमारे इन्वायरमेंट में या बॉडी में एंटर होना, तो वो सब कौन करता है, कौन परमिट करता है, एपिथेलियल टिश्यू. Regardless of the tissue, all epithelial is usually separated from the underlying tissue by an intercellular fibrous basement membrane. The membrane is a continuous sheet consist of collagen and some other proteins. देखो जो हमारे जो एपिथेलियम जो फिर टिश्यू होता है वो भी फिर काफ़ी एक्सप्लेन हुआ है, उसको भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट किया है कि जो हमारी एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो एक कंटिन्यूस शीट होती है और वो किस चीज़ की बनी होती है, कुछ कॉलेजन और कुछ प्रोटीन्स की बनी होती है. तो आपको याद रखना है जो हमारी स्किन होती है, जो हमारी बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है स्किन, वो भी किस चीज़ से बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से. फिर जो हमारी ऑर्गन जो है, ऑर्गन का जो आउटर कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर टिश्यू होता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, फिर वो काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर कौन सा टिश्यू अपना वर्क मतलब फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, दीज सेल्स प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स. देखो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे ऑर्गन की, ठीक है, जो ड्राइंग करने में मतलब हेल्प करता है, जिससे कि हमारा जो ऑर्गन है वो ड्राई ना हो या फिर इंजरी वगैरह ना हो, ठीक है, या फिर किसी केमिकल का इफेक्ट ना हो. एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, वाटर को और मिनरल्स वगैरह को एब्जर्व करने में हेल्प करता है. एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. और जो हमारे सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, मतलब रिमूव करने में हेल्प करता है. Some of the tissue perform secretory function. They secrete a variety of substance. ऐसे बहुत सारे टिश्यू होते हैं जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, सिक्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. वो काफ़ी सारी जो सब्सटेंस होते हैं उनको सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्वेट, सिलाइवा, एंजाइम एक्सेट्रा. ठीक है, जैसे कि कुछ जो टिश्यू होते हैं वो सिलेवे, ठीक है, जैसे कि सिलेवरी ग्लैंड्स होता है या फिर स्वेट ग्लैंड्स होता है, तो वो ये सब चीज़ करने में, सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं. फिर जो हमारा एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो 5 टाइप्स का होता है. स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, सिलिएटिव. अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी. स्क्वेमस एपिथेलियम, it is made up of thin, flat, irregular shaped cell which fit together like floor tiles to form compact टिश्यू. देखो जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम होता है वो एक थिन और फ्लैट होता है, काफ़ी फ्लैट टिश्यू होता है और काफ़ी थिन होता है, और उसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, मतलब उसकी जो शेप होती है वो एक जैसी नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है. और वो इस तरीके से होती है जैसे कि हमारा जो टाइल्स होती है फ्लोर के ऊपर, इस तरह की, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये वाला आपको डायग्राम भी दिया हुआ है मैंने यहाँ पे साइड में बनाया हुआ है, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि फ्लोर की टाइल्स हूँ. ठीक है, अब ये कहाँ पर पाया जाता है, हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम. इट फॉर्म द डेलिकेटेड लिनिंग ऑफ कैविटी, माउथ, ओसोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, अल्वोली एक्सेट्रा. देखो जो हमारा ये स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ये काफ़ी डेलिकेट लिनिंग होती है इसकी. ठीक है, जैसे कि हमारे माउथ है, तो माउथ का जो आउटर लेयर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम. जो हमारा ओसोफेगस होता है, मतलब जो फूड पाइप होता है उसका जो आउटर जो लेयर होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की. फिर जो हमारा इंटरनल जो नोज होता है ये भी, पेरिकार्डियम जो हमारा कार्ड जैसे जो हर्ट होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है टू, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, तो वो भी इस चीज़ की बनी होती है. फिर देखना है एंड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन. और जो हमारी ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, जो हमारी खून की जो नसें होती हैं उसकी भी कवरिंग किस चीज़ की बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की. और जो हमारी टंग की जो कवरिंग होती है वो भी इसकी बनी होती है. फिर इसका फंक्शन क्या होता है मेन एपिथेलियम,
मतलब स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल्स एंड ड्राइंग। देखो जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ये हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि उसको मैकेनिकली इंजरी, ठीक है, और किसी कोई जर्म जो है वो एंटर ना हो, ठीक है, इस इन सब ये केमिकल्स जो है उसको इफेक्ट ना करे, तो उसको कौन मतलब हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में? स्क्वेमस एपिथेलियम। इट ऑल्सो फॉर्म अ सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। और ये किस चीज़ में ये इस तरीके से ये मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस भी है, मतलब किसी कौन से मटेरियल को उसको अंदर जाना है, कौन से मटेरियल को उसको रिमूव करना है, तो ये भी कौन करता है? सिलेक्ट करने में हेल्प कौन करता है? स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे जो लिनिंग होती है, जैसे माउथ कैविटी, ओसोफेगस, इन सब चीज़ में प्रेजेंट होती है स्क्वेमस एपिथेलियम। और स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? हमारा आउटर कवरिंग होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को कवर करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के टिश्यू को या फिर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कि कोई जर्म्स जो है वो एंटर ना हो। फिर नेक्स्ट जो एपिथीलिया है वो हमारा 5 टाइप्स का मैंने आपको बताया कि स्क्वेमस है। फिर उसका जो नेक्स्ट है, देखो सेकंड पार्ट है, वो है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। It consists of tube-like cell which are square in section but free surface appear hexagonal। देखो जो हमारा इस क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम है वो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको इसमें पिक्चर में दिख रहा है, स्क्वायर से बने हुए हैं और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये बताइए, देखो इसमें क्या है? न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म ये लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाया जाता है हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम? इट इज़ फाउंड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, थायरॉयड ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक्सेट्रा एंड एंडोक्राइन पेनक्रियाज। देखो जो हमारा ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये किस चीज़ की कवरिंग है? मतलब आउटर कवरिंग कौन कौन से ऑर्गन की है? जो हमारी किडनी होती है, जो किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं जी, ठीक है, जैसे कि गुर्दे होते हैं ना, यहाँ पे किडनी होती है, तो किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है ये भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। और जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है या फिर स्लेवरी ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड, वो सब किस चीज़ का बना होता है? मतलब उसका जो कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ग्लैंड। इसका फंक्शन क्या होता है? देखो गोनाड्स, ये काफ़ी सारे गोनाड्स में मिलता है, टेस्टिस और ओवरीज का भी ऊपर का जो प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है वो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। अब फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प इन एब्जर्प्शन, एक्सक्रिएशन, सिक्रेशन। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? किसी चीज़ को एब्जर्व करने में, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जर्व करने में, ठीक है, एक्सक्रिएशन करने में, किसी मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में भी हेल्प करता है, और सिक्रेशन जैसे एंजाइम्स है या फिर हार्मोन्स को या फिर स्वेट वगैरह को, सलाइवा वगैरह को, उनको सबको सिक्रेट करने में, निकालने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? सपोर्ट भी करता है मैकेनिकली, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है? किडनी ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड, स्लीवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है कॉलमनर एपिथेलियम। अब कॉलमनर एपिथेलियम से आपको लग रहा है कि ये कौन सी शेप का होगा? कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है क्यूब की शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर टॉलर देन ब्रॉड। देखो जो ये कॉलमनर एपिथेलियम होता है इसका जो सेल होता है वो काफ़ी टॉल होता है, टॉल ज़्यादा होता है, और ब्रॉड जो है वो कम होता है, लिखा है यहाँ पे। पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। द न्यूक्लियाई आर टूवर्ड द बेस। और जो उसका न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस एक होता है सिंगुलर, और जो न्यूक्लियाई होती है वो बहुत सारी, तो जो उसका न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर होता है? बिल्कुल बेस पे और होता है, ठीक है, टूवर्ड द बेस लिखा है ना यहाँ पे। ये देखो बेसमेंट है, ये न्यूक्लियस है, तो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या है? ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो ये लिक्विड दिख रहा है साइटोप्लाज्म होता है, नीचे की साइड जो है वो क्या है? न्यूक्लियस है, ये नीचे की साइड। अब ये कहाँ पर पाया जाता है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम? इट फॉर्म्स लिनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन, फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म लिनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट। देखो जो हमारा जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे जो स्टमक की लिनिंग होती है, आउटरमोस्ट जो लेयर होती है, ठीक है, उस कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी, ठीक है, म्यूकस वगैरह की जो लेयर, और जो गॉल ब्लैडर का जो लिनिंग होती है वो भी। और फैलोपियन ट्यूब किसको बोलते हैं? जो फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होती है, वो भी किस चीज़ की बनी होती है? उसकी आउटर जो कवरिंग होती है कॉलमनर एपिथेलियम की। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम,
इट्स मेन फंक्शन इंक्लूड एब्जर्प्शन एंड सिक्रेशन। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एब्जर्प्शन होता है, जैसे स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में एब्जर्प्शन होता है, और सिक्रेशन म्यूकस वगैरह को सिक्रेट करता है, ठीक है। Glandular epithelium. The columnar epithelium is often modified to form glands which secrete chemical substance, hormones, enzymes, etc. देखो जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियम होता है, मतलब जो ये कॉलमनर एपिथेलियम है, ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पीला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा और मॉडिफाई हो जाता है और इसमें क्या टू फॉर्म ग्लैंड्स, ये क्या बना लेते हैं, ग्लैंड्स बना लेते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स क्या होता है, जो कोई चीज़ सिक्रिएट करता है, जैसे एंजाइम्स या हार्मोन्स को जो सिक्रिएट करता है उसको बोलते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो कॉलमनर एपिथेलियम है, जब ये थोड़ा और मॉडिफाई हो जाता है तो ये क्या बना लेता है, टू फॉर्म ग्लैंड्स, ठीक है। और ग्लैंड्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, केमिकल को सिक्रिएट करने में, ठीक है, जैसे कि हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स वगैरह। फिर उसके बाद है सिलेटेड एपिथेलियम। अब ये हमारा लास्ट है एपिथेलियल, मतलब एनिमल टिश्यू का जो एपिथेलियल टिश्यू चल रहा है उसमें जो लास्ट हमारा चल रहा है फिर वो है सिलिएटेड एपिथेलियम। In the respiratory tract, the columnar epithelium tissue also has cilia, which are hair-like projection on the outer surface of epithelial cells. देखो जो हमारा ciliated epithelium होता है, ये क्या होता है, जो हमारा columnar epithelium है, जब ये hair like structure मतलब लिखा है ना in the respiratory tract, the columnar epithelium also has cilia। जब इसमें cilia किसको बोलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियम होता है, जब ये इसमें हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होता है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये क्या करता है, ये फिर क्या बन जाता है, सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। दिस सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, ठीक है। और जो ये सीलिया होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जो म्यूकस वगैरह होता है, जैसे कि म्यूकस बोलते हैं, बलगम टाइप होता है, तो उसको फॉरवर्ड, मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है, मतलब जो सांसने वाला रास्ता है, जैसे कि हमारा लंग्स है, ठीक है, विंड पाइप वगैरह है, ट्रैकिया वगैरह, तो उसको क्लीन करने में कौन हेल्प करता है, मतलब उसको म्यूकस वगैरह को क्लीन करने में हेल्प करते हैं हमारे सिलिएटेड एपिथेलियम। क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो किस चीज़ का बना होता है, इसका जो आउटर जो लेयर होता है वो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, जो क्या करता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया किस चीज़ में हेल्प करता है, म्यूकस को फॉरवर्ड पुश करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे सेकेंड एनिमल जो टिश्यू है, अब देखिए मैंने आपको एनिमल टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू पर एक्सप्लेन कर दिया, मतलब स्क्वैमस भी, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। और आपको ये याद रखना है कि जो स्क्वैमस है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे कौन से ऑर्गन की लिनिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, और उसका फंक्शन क्या होता है, ये सब आपको लर्न रखना है। फिर उसके बाद अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एनिमल टिश्यू का सेकेंड टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारा 3 टाइप्स का है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक मसल। Muscular tissue is composed of elongated cell also called मसल फाइबर। देखो जो हमारा मसल टिश्यू होता है वो किस चीज़ का बना होता है, इलोंगेटेड से सेल होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं मसल फाइबर। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। जो हमारे मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मसल्स कंटेन special protein known as contractile protein which contract and relax to cause movement। देखो जो हमारा मतलब जो मसल्स होते हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं, फिर वापस वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपेंड हो जाते हैं। तो वो उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होता है उसमें, वो किस चीज़ के बने होते हैं, मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन, क्योंकि जो मसल्स होते हैं उसमें एक अलग टाइप की स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो किस चीज़ में हेल्प करती है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। और जब हमारे मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब सिकुड़ेंगे और रिलैक्स होंगे, वापस से एक्सपेंड होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में मूवमेंट होगा। द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज हार्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मसल टिश्यू। देखो जो हमारा बॉडी में जैसे कि इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि मसल्स वगैरह हैं, जैसे हार्ट है, ठीक है, हार्ट मूवमेंट करता है, हार्ट जो है वो रिलैक्स होता रहता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। वैसे ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जैसे कि माउथ हो गया, ओसोफेगस हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, ये सब क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो वो मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से होता है, हमारे मसल्स टिश्यू की वजह से, ठीक है। तो जो हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स,
स्ट्रेटेड, जिसको स्ट्रेटेड इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री मसल, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी वॉलेंट्री और ये सब। अनस्ट्रेटेड, स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री, और जो कार्डिक मसल्स होती हैं। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, अनकार्डिक मसल। देखो जो स्ट्रेटेड मसल किसको बोलते हैं, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो हमारी बोन्स से अटैच होते हैं जो मसल्स, उनको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। और जो हमारे बोन से अटैच नहीं होते उनको बोलते हैं अनस्ट्रेटेड मसल, ठीक है। तो याद रखना है, जो हमारे मसल्स बोन से अटैच हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेटेड, और जो हमारे बोन से अटैच नहीं होते जो मसल्स, उनको बोलते हैं अनस्ट्रेटेड। और कार्डिक मसल किससे, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं कार्डिक मसल। जो हमारा हार्ट होता है वही स्पेशल मसल से मिलके बना है जिसको बोलते हैं कार्डिक मसल, ठीक है। तो स्ट्रेटेड किसको बोलते हैं, स्केलेटल मसल, ठीक है। ये स्मूथ मसल होती है और ये कार्डिक मसल होती है, ठीक है। जो हमारी बोन से अटैच होती है उसको बोलते हैं, जो मसल बोन से अटैच होती है उसको स्केलेटल मसल, जो बोन से अटैच नहीं होती उसको बोलते हैं स्मूथ मसल, और कार्डिक मसल जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं कार्डिक मसल। और जो हमारे स्ट्रेटेड मसल होती है वो किस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी। मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी कि वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है हमारी, कौन, स्ट्रेटेड जो मसल होते हैं, जो हमारे स्केलेटन से अटैच होते हैं जो मसल्स, वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। और जो अनस्ट्रेटेड जो मतलब बोन से अटैच नहीं होते वो किस तरह की होती है, स्पिंडल शेप, मतलब इस टाइप की, पूंछ टाइप इस तरह की शेप होती है, ये स्पिंडल शेप होती है। और जो हमारी कार्डिक जो मसल होते हैं, जो हमारे हार्ट, जिससे हमारा हार्ट बना है, वो सिलेंड्रिकल शेप होती है उन मसल्स की। फिर जो हमारे स्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब ब्रांच नहीं होती उसमें, ठीक है। जैसे कोई चीज़ ऐसे ब्रांच में होती है तो ये ब्रांच अनब्रांच्ड होती है, ठीक है, सिंगल होती है, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है तो ऐसी सिलेंड्रिकल शेप ही होती है, ठीक है। तो अनब्रांच्ड होती है। जो हमारे अनस्ट्रेटेड मसल है वो भी अनब्रांच्ड है, और जो हमारी कार्डिक मसल है वो ब्रांच्ड है, मतलब ब्रांच शेप की है इस तरह की, ठीक है। फिर जो हमारे स्ट्रेटेड जो मसल होते हैं वो हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड है का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटेड में। और अनस्ट्रेटेड यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब सिंगल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारे कार्डिक मसल है ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। उसके बाद है क्लियर लाइट एंड डार्क बैंड। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी फिर कैसे लाइट और डार्क बैंड होते हैं, ठीक है। कोई ऐसे लाइट बैंड, ठीक है, ये कुछ डार्क बैंड होते हैं। तो ये जो है वो हमारे डार्क बैंड है, और जो ये यहाँ पे ये है ये क्या है, हमारे लाइट बैंड होते हैं। तो जो हमारे मतलब स्केलेटल जो मसल होते हैं वो क्या होता है, उसमें लाइट और डार्क बैंड होते हैं, और इसमें ऐसे कोई नहीं होता, बैंड नहीं होते, और इसमें फेंट लाइट बैंड होते हैं। मतलब जो हमारे कार्डिक मसल होते हैं उसमें बैंड होते हैं लेकिन फेंट होते हैं, काफ़ी लाइट बैंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्लियर बैंड दिख जाते हैं इसमें तो बिल्कुल। उसके बाद है सून गेट फैटिग्यूड। जो हमारे स्केलेटल जो मसल होते हैं देखो वो सून गेट फैटी। देखो अगर हम अपने मसल से, मतलब अगर हम, आप अपनी आर्म को बार बार आप ऐसे मूवमेंट करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो आर्म है आपकी, उस आर्म में क्या है, नीचे बोन भी है, बोन भी प्रेजेंट है, और उसके ऊपर क्या है, मसल्स हैं। तो जो हमारे आर्म वगैरह है उनमें कौन सा मसल है, स्ट्रेटेड मसल है, ठीक है, मतलब स्केलेटल मसल है, क्योंकि वो बोन से अटैच है। तो अगर आप अपनी आर्म को बार बार मूवमेंट कराते रहेंगे, ठीक है, तो उससे आपकी जो आर्म है, जो बाजू होगी, वो आपकी दुखने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करें या कुछ भी ज़्यादा वर्क कर लें तो उससे जो हमारे स्ट्रेटेड जो मसल होते हैं, मतलब जो स्केलेटल जो मसल होते हैं वो जल्दी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो हमारा अनस्ट्रेटेड है, लेटर गेट फैटी, लेकिन ये भी थकते हैं, लेकिन ये किसके कंपैरिजन में, मतलब जो हमारे स्ट्रेटेड हैं वो जल्दी थक जाते हैं, अगर हम ज़्यादा वर्क करने लग जाएं तो हमारे जो स्केलेटल जो मसल होते हैं, जो बोन से अटैच वाले मसल्स हैं, वो जल्दी थक जाएंगे, और जो अनस्ट्रेटेड है वो थोड़ा लेट थकेंगे। लेकिन जो हमारे कार्डिक मसल है, नॉट फैटी, ये थकेंगे नहीं, क्योंकि जो आप देखो हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली क्या रिलैक्स और मूवमेंट करता रहता है। आपने देखा है जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूसली पंप करता रहता है ब्लड को, ठीक है, मतलब ब्लड को पंप करता है और बीट भी करता रहता है, तो उससे क्या होगा, मूवमेंट होता है। तो मतलब जो हमारा हार्ट है वो
थकता नहीं है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली अपना वर्क करता रहता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि बाज़ दफ़ा जो हमारी हार्ट है उसकी स्पीड जो मतलब जो ब्लड को पंप करता है उसकी स्पीड जो है वो अगर हम एक्सरसाइज करने लग जाएं तो वो इंक्रीज़ हो जाती है। वैसे अदरवाइज़ ये है कि मतलब यहाँ पे यही बताना है कि जो हमारे कार्डिक जो मसल होते हैं वो थकते नहीं है। जो हमारे अनस्ट्रेटेड हैं, मतलब जो बोन से अटैच नहीं होते, वो थकते हैं लेकिन बाद में थकते हैं काफ़ी टाइम में। और जो हमारे स्केलेटल जो मसल हैं वो जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे जो स्ट्रेटेड जो मसल होते हैं अटैच टू बोन जनरली, ज़्यादातर जो हमारे स्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं, मतलब तभी तो स्केलेटल मसल बोला ना, क्योंकि वो किससे अटैच होते हैं, बोन से। और जो अनस्ट्रेटेड हैं उनको स्मूथ मसल बोलते हैं, नॉट अटैच टू बोन। वो किससे अटैच नहीं होते, बोन से अटैच नहीं होते, ठीक है। नॉट अटैच टू बोन, जो हमारे कार्डिक जो मसल है वो भी बोन से अटैच नहीं, क्योंकि आपने देखा भी है या फिर सुना भी है, क्योंकि जो हमारा हर्ट होता है इसमें वो बोन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो मतलब जो कार्डिक जो मसल होता है वो भी हमारा बोन से अटैच नहीं होता, और जो अनस्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं वो भी बोन से अटैच नहीं होते। सिर्फ कौन से स्ट्रेटेड मसल्स जो हैं वो बोन से अटैच होते हैं। फिर उसके बाद है वॉलेंट्री एक्शन। जो हमारा स्ट्रेटेड जो मसल है वो वॉलेंट्री एक्शन करता है, मतलब हमारे विल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम चाहें तो उसका मूवमेंट जो है वो कंट्रोल में कर सकते हैं। जो हमारे कंट्रोल में होता है मूवमेंट उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट या फिर वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो देखो, आप अगर अपनी आर्म को आप मूवमेंट कराते रहेंगे, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप जब उसको कभी भी आप रोक सकते हैं अपने मूवमेंट को आर्म की, ठीक है, लेग वगैरह की, या फिर अपना आप अपने नेक को शेक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी मर्जी है आप कब शेक करें कब ना करें, ठीक है। तो जो आपके कंट्रोल में होता है, जो मूवमेंट या फिर जो मसल आपके कंट्रोल में होते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री, ठीक है, मसल। और जो आपके कंट्रोल में नहीं होती वो होती है इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। जैसे कि आप अगर अपने स्टमक में है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर आप मूवमेंट को रोक सकते हैं तो रोक नहीं सकते ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है कि, ठीक है। क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसका जो मूवमेंट है, जो स्टमक के जो मसल्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्मूथ मसल, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के, यूरिनरी ब्लैडर के, तो उसको हम वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब उसका मूवमेंट जो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। फिर उसके बाद जो हमारा कार्डिक मसल है वो भी हमारा इनवॉलेंट्री मसल है, ठीक है। आप अपने हार्ट को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, मतलब जो कि पंप करना बंद कर दे वो, ठीक है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स ना हो, ठीक है। तो जो हमारे कंट्रोल में होता है जिसका मूवमेंट उसको बोलते हैं वॉलेंट्री, और जिसका हमारे कंट्रोल में नहीं होता मूवमेंट तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। फिर ये जो हमारे स्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन लिम्स, फेस, नेक, ओसोफेगस। देखो, जो हमारे ये स्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं वो हमारे लिम्स में होते हैं, जैसे कि मतलब पैरों में भी, टांग वगैरह में भी, और हमारे बाजू वगैरह में, आर्म वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, हमारे फेस में होते हैं, नेक में, इन सब में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखो आपके कंट्रोल में इनका मूवमेंट, और वो किससे अटैच है, बोन से अटैच है। फिर उसके बाद ये जो हमारे अनस्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे, वो प्रेजेंट होते हैं फाउंड इन स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब में कौन प्रेजेंट होते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल, क्योंकि जो इनका मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। फिर जो ये कार्डिक जो मसल होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड ओनली इन हार्ट। सिर्फ जो हमारे हार्ट में जो मसल प्रेजेंट होते हैं वो कार्डिक मसल है, इसलिए जो हमारा हार्ट होता है वो स्पेशल मसल से मिलके बना है जिसको बोलते हैं कार्डिक मसल। मैक्सिमम इन नंबर, जो हमारे स्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं, मतलब जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं जो बोन से अटैच हैं, वो आप खुद देखो मैक्सिमम इन नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेस देन स्ट्रेटेड। और जो हमारे अनस्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं वो होते हैं ज़्यादा, लेकिन स्ट्रेटेड मसल्स के कंपैरिजन में कम होते हैं। मिनिमम इन नंबर, जो हमारे कार्डिक मसल्स होते हैं वो कम होते हैं नंबर में। लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे स्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको सेल चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, जो हमारी सेल को, जो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है वो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारे स्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं उसको एनर्जी चाहिए, लेकिन उसको कम एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए जो हमारे स्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं, या मतलब स्केलेटल जो मसल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम होते हैं,
ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर उसके बाद है अनस्ट्रेटेड मसल्स में लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी कम ही प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे कार्डिक मसल्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारे जो हार्ट है वह कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, तो उसको क्या चाहिए, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाती हूँ। स्ट्रेटेड जो है वो कैसे सिलेंड्रिकल शेप का है, जो हमारा अनस्ट्रेटेड है वो स्पिंडल शेप का कैसे है, और जो हमारा कार्डिक मसल है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का है। ये कैसे अनब्रांच्ड है, ये कैसे ब्रांच्ड है, ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये सब मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है। तो ये हमारे देखो टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड किसको बोलते हैं, स्मूथ मसल, सॉरी स्ट्रेटेड मसल किसको बोलते हैं, स्केलेटल मसल, जो बोन से अटैच होती है। फिर जो अनस्ट्रेटेड जिसको बोलते हैं स्मूथ मसल, और जो कार्डिक मसल जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि स्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, देखो सिलेंड्रिकल शेप है इसकी। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारी अनस्ट्रेटेड है, मतलब स्मूथ जो मसल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप की होती है, ऐसी पूंछ टाइप की शेप होती है ऐसी, इसमें टिप्स प्रेजेंट होते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो किस तरह की शेप की है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप है, देखो है तो सिलेंड्रिकल शेप, ऐसे सिलेंडर से बने हुए हैं, ठीक है। फिर जो हमने फिर नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ा था उसमें बताया था कि जो हमारी स्ट्रेटिन मसल होती है वो अनब्रांच्ड होती है, देखो इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सिंगल है, ठीक है। फिर जो हमारा अनस्ट्रेटेड है इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, ब्रांच नहीं है, मतलब ऐसे है ना ये, इस तरीके से है, मतलब ब्रांच नहीं है कोई, ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट तो नहीं है। लेकिन जो हमारा कार्डिक जो मसल होते हैं जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं जो मसल्स, देखो वो ब्रांच है, यहाँ पे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप, और फिर ये इससे दूसरे से कनेक्ट है, तो मतलब ब्रांच शेप की है स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो हमारे स्ट्रैटेड जो मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तभी तो न्यूक्लियाई बोला है, ठीक है। न्यूक्लियस अगर होता है तो एक प्रेजेंट होता है, अगर एक हम न्यूक्लियस की बात, अगर एक न्यूक्लियस की बात करें तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, सिंगुलर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और अगर बहुत सारे प्लूरल तो न्यूक्लियाई। तो देखो जो हमारा स्ट्रैटेड जो मसल्स होते हैं, जो स्केलेटल जो मसल्स होते हैं जो बोन से अटैच होते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तभी वो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, देखो। उसके बाद क्या है, जो हमारा स्मूथ मसल है वो क्या था, वो यूनी न्यूक्लिएटेड था, देखो एक इसमें आपको एक स्पिंडल शेप की जो दिख रही है उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और जो हमारा ये है कार्डिक जो मसल्स होते हैं इसमें भी यूनी न्यूक्लिएटेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मतलब एक ही न्यूक्लियस है ना एक बैंड में। उसके बाद है जो इसमें क्या है, हमारा लाइट और डार्क बैंड है, देखो आपको दिख रहा है कुछ ये इस तरह के से स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या है, ये डार्क बैंड है और फिर ये लाइट बैंड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हमें इसमें कौन से स्ट्रेटेड जो मसल्स होते हैं इसमें क्लियरली बिल्कुल बैंड दिख रहे हैं हमें, ये क्या है, डार्क बैंड है और लाइट बैंड है, और इसमें कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं है, इसमें एब्सेंट है, ठीक है। और इसमें थोड़ा फेंट दिख रहा है, देखो है लाइट और डार्क बैंड, ये देखो, लेकिन क्या है काफ़ी लाइट होते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, मसल जो एपिथेलियल टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू, जो नेक्स्ट जो टिश्यू बचे हैं कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस जो टिश्यू हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।